तो ये हमारा प्यारा भारत है एंड फिर हम इस तरफ जाएंगे। वैसे तो हम इस तरफ भी जाएंगे तब भी हमें मैक्सिको की लोकेशन मिल ही जाएगी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आगे पैसिफिक ओशन में आ जाते हैं, नदर्न पैसिफिक ओशन है एंड ये यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ पहुंच जाते हैं। तो ये मैक्सिको की लोकेशन है। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मैक्सिको कंट्री पड़ती है। तो ये यहाँ पर मैक्सिको की बाउंड्री स्टार्ट हो जाती है एंड ये मैक्सिको कंट्री है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं अभी। सो मैक्सिको के अंदर लगातार चुनाव होते आए हैं 1930 से लेकर आज तक। 1930 में मैक्सिको आजाद हुआ था, तब से लेकर मैक्सिको के अंदर चुनाव होते आ रहे हैं एंड वहां का जो राष्ट्रपति है वह 6 सालों के लिए चुन के आता है। यहाँ पे आगे लिखा है कि मैक्सिको जो कंट्री है उसमें कभी भी ना तो मिलिट्री रूल रहा है और ना ही डिक्टेटर रूल रहा है। जो भी इलेक्शन 1930 से लेकर 2000 तक मैक्सिको के अंदर हुए उसमें एक ही पार्टी लगातार जीती है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसको शॉर्ट में PRI कहते हैं। तो मैक्सिको के अंदर 1930 से लेकर 2000 तक एक ही पार्टी जीती है, उसी का प्रेसिडेंट चुन के हमेशा आया है। ऐसा नहीं है कि मैक्सिको के अंदर ओपोजिशन नहीं है, जैसा कि हम चीन के अंदर देखते हैं। तो चीन के अंदर ओपोजिशन ही नहीं है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है एंड उसी के द्वारा जो भी कैंडिडेट बताए जाते हैं वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चाइना के अंदर दूसरी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, परंतु मैक्सिको में बिल्कुल उल्टा केस देखने को मिलता है। मैक्सिको में ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, वहां पर ओपोजिशन की पार्टीज अलो करी गई है, वो चुनाव लड़ सकती है। परंतु फिर भी उसके बावजूद भी हम देखें तो कोई भी दूसरी पार्टी कभी भी चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुई है। मैक्सिको के अंदर केवल एक ही पार्टी आज तक चुनाव जीती है, PRI, जिसको इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी कहते हैं। तो ये पार्टी कैसे हर बार चुनाव में जीत के आती है, इसी का राष्ट्रपति बनता है, इसी के पार्लियामेंट में मेंबर्स जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो पार्टी है इसके द्वारा कुछ डर्टी ट्रिक्स यूज करी जाती है। यहाँ पे लिखा डर्टी ट्रिक्स यूज करी जाती है टू विन इलेक्शंस। PRI हमेशा ही ऐसी टेक्निक्स का प्रयोग करती है कि ये इंश्योर करती है कि केवल यही पार्टी चुनाव जीते। तो ये कौन कौन सी ऐसी डर्टी ट्रिक्स हैं? तो पहली ट्रिक्स ये है कि जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनको इस पार्टी की मीटिंग्स ज्वाइन करनी पड़ती थी। 1930 से लेकर 2000 तक की बात हो रही है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर थे वह घर घर जाके लोगों से बात करते थे। इनफैक्ट जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, ये टीचर्स कहते थे कि आपके पेरेंट्स को वोट करना पड़ेगा इस पार्टी के फेवर में। इसके अलावा PRI जो पार्टी है मैक्सिको की, इसके हाथ में मीडिया थी, मीडिया को पूरा कंट्रोल करती थी। मीडिया भी इसी पार्टी के कंट्रोल में थी और यदि कोई चैनल या अखबार PRI जो सत्ता में थी पार्टी, उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता था या उसकी आलोचना करने की कोशिश कोई मीडिया का चैनल करता था, तो उसको सजा दी जाती थी इस पार्टी के द्वारा, यानी कि उसको हरास किया जाता था एंड उसके जो न्यूज़पेपर है उस पर बैन भी लगाए जाते थे, उसको फाइन तक डाला जाता था, जेल में कुछ टाइम के लिए उसको भेजा जाता था, सो दैट कि वह पार्टी के खिलाफ बोल ना पाए। तो कुल मिला के वहां पर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी। इसके अलावा कभी कभार इसी पार्टी के द्वारा जब ये लगता था इस पार्टी को कि यहाँ पर इसको अधिक मत नहीं मिलने वाले हैं, तो वह बूथ भी चेंज करवा देती थी, पोलिंग बूथ भी शिफ्ट करवा देते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। सो लास्ट मिनट का मतलब है कि अभी वोटिंग होने ही वाली है कि उन्होंने बूथ चेंज कर दी है ताकि अपनी जीत को इंश्योर किया जाए। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स जो प्रयोग करी जाती थी, इनफैक्ट पैसे भी इस पार्टी के द्वारा काफी बांटे जाते थे अपने कैंडिडेट्स के सपोर्ट में। तो ऐसी डर्टी ट्रिक्स जब प्रयोग करी जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको एक एडवांटेज रहता है। तो यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है जो बिल्कुल मैक्सिको के ऊपर फिट बैठता है। इसी के साथ ये कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्री है उनके ऊपर भी फिट बैठता है। तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए ये कार्टून बनाया गया है जिसका नाम है बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कैसे बिल्ड करी गई है, तो ये आप बैग्स देख रहे हैं, जितने भी जो बैग हैं ये पैसों से भरे पड़े हैं एंड इसके ऊपर डेमोक्रेसी बैठी हुई है, जो क्या सिग्निफाई करता है कि डेमोक्रेसी को यहाँ पर पैसों से खरीदा जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वह चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है। कुल मिला के ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बताया कि PRI जो पार्टी थी मैक्सिको की, ये बड़े स्तर पर पैसे का प्रयोग अपने कैंडिडेट्स के फेवर में करती थी।
सो दैट कि इसके कैंडिडेट्स की विक्ट्री को इंश्योर किया जाए। तो यहाँ पर चाइना का भी एग्जाम्पल दिया था और मैक्सिको का भी एग्जाम्पल दिया गया है। दोनों ही केसेस में जो पीपल है वह अपने जो मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चीन में भी ऐसा नहीं है कि लोग अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको इलेक्ट नहीं करते हैं, लोग ही इलेक्ट करते हैं। वहां के प्रेसिडेंट को भी लोग ही इलेक्ट कर रहे हैं, परंतु चीन में केवल एक पार्टी है तो वो सेंस नहीं बनती को डेमोक्रेसी की। यदि हम दूसरी तरफ मैक्सिको की बात करें तो वहां पर ओपोजिशन की पार्टीज भी अलो करी गई है, परंतु उसके बावजूद भी वहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली, जैसे कि इन चाइना द इलेक्शंस डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। चीन में लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, वह केवल एक ही पार्टी को वोट दे रहे थे। दे हैव टू चूज द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाय इट। लोगों को केवल रूलिंग पार्टी को ही चुनना था क्योंकि वहां पर एक ही पार्टी पाई जाती है एंड रूलिंग पार्टी के द्वारा जो भी कैंडिडेट्स अप्रूव किए जाते हैं केवल उन्हीं का चुनाव किया जाता है। तो इस केस में हम चीन के मामले में ये कह सकते हैं कि वहां पर लोगों के पास चॉइस ही नहीं है, परंतु मैक्सिको के केस में लोगों के पास चॉइस है, परंतु यदि हम इन प्रैक्टिकली बात करें तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि मैक्सिको के अंदर रूलिंग पार्टी के द्वारा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने हाथ में कैप्चर कर लिए जाते हैं, मीडिया कैप्चर कर ली जाती है, स्कूल टीचर्स को बोला जाता है कि बच्चों को डराएं, उनके पेरेंट्स को डराएं कि आपको इस पार्टी के फेवर में वोट करना है। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है वहां सरकार के लिए प्रचार करते हैं। तो कुल मिला के एक अनरीजनेबल फेवर सरकार को यहाँ पर मिलता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो लोगों के पास चॉइस है वह कोई फेयर चॉइस नहीं है। इवन इफ पीपल वर अगेंस्ट इट, मैक्सिको के केस में यदि लोग सरकार जब पार्टी के खिलाफ भी थे तब भी लोगों को मजबूरी में इसी को वोट देना पड़ता था 2000 तक। तो इनको हम फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते। यदि हम चीन की बात करें या फिर मैक्सिको की बात करें तो दोनों केसेस में हम फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते। इससे हम ये समझे हैं कि केवल चुनाव करवा देना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक माहौल बनाना भी जरूरी है, क्योंकि केवल चुनाव करवा देने से लोगों को रियल चॉइस नहीं मिलती है। लोगों को रियल चॉइस तब मिलेगी जब किसी कंट्री के अंदर ओपोजिशन की पार्टीज अलो करी गई है एंड वहां की मीडिया इंडिपेंडेंट है और वहां का जो सरकारी मशीनरी है वह किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी को फेवर नहीं करती है। उसको हम कहते हैं कि उस वक्त में लोगों को रियल चॉइस प्रोवाइड करवाई जा रही है। चॉइस का मतलब ये नहीं होता कि लोगों ने सिर्फ जाके वोट करना है। चॉइस का मतलब ये भी होता है कि लोगों के पास इतनी रियल में पावर है कि यदि वह किसी के खिलाफ वोट करते हैं तो वो खिलाफ माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति आज सत्ता में है उसको हटा के किसी नए व्यक्ति को रूलर बनाना, उसको हम रियल डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है तो लोग फिर सरकार के खिलाफ वोट देते हैं एंड फिर नई सरकार आती है, तो उसी को हम रियल डेमोक्रेसी कह सकते हैं। इसके आगे लिखा है कि लोकतंत्र में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फ्री का मतलब ये है कि वहां पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है एंड लोगों के पास एक चॉइस है एंड मीडिया वहां की इंडिपेंडेंट है, जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम कहते हैं। और लोगों के पास इतनी पावर है वह सत्तारूढ़ पार्टी को सत्ता से हटा भी सकते हैं और उसको दोबारा से सत्ता में ला भी सकते हैं अगर वो ऐसा चाहते हैं तब। केवल चुनाव करवा देने से लोकतंत्र स्थापित नहीं होता, बल्कि वह चुनाव फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए। आगे आता है लोकतंत्र में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत और एक कीमत। एक व्यक्ति के मत की एक कीमत होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर जाता है तो उसको बिना धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव किए वोटिंग देने का राइट मिलता है अगर वह भारत का नागरिक है। सो लोकतंत्र में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करी जाती है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसका मतलब यह है कि सभी को मत मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर एज पूरी करने के बाद। यदि आप इंडिया की बात करें तो 18 साल है एंड कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर 21 साल भी उम्र रखी गई है वोट देने की। आज के टाइम में ये वाला जो प्रिंसिपल है, ये वाला जो सिद्धांत है लोकतंत्र का, वो लगभग हर जगह माना जाता है। परंतु कुछ केसेस में हमने पाया है कि यहाँ पर लोगों को इक्वल राइट टू वोट देने से मना किया जाता है। जैसे कि यदि हम अमेरिका की बात करें या इंग्लैंड की बात करें तो एक समय में वहां पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु आज के टाइम में है। और यदि हम सऊदी अरबिया की बात करें तो वहां पर महिलाओं को 2015 तक राइट टू वोट नहीं मिला था। यदि हम इस्टोनिया की बात करें तो इस्टोनिया के द्वारा कहा गया कि जो रशियन माइनॉरिटी के जो पीपल है उनको राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। फिजी जो कि एक आइलैंड कंट्री है एंड इट लाइस इन पैसिफिक ओशियन, अगर कोई फिजी नागरिक है उस टापू का, उस व्यक्ति के वोट की कीमत ज्यादा है बजाय इसके कि एक इंडियन फिजियन के। यानी कि अगर कोई इंडियन फिजी नागरिक है वहां पर तो उसके वोट की वैल्यू कम होगी। तो इसको हम एक रियल डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। तो जितनी भी कंट्रीज की मैंने अभी बात करी है
वहां पर एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लागू नहीं हो रहा है। चाहे सऊदी अरबिया की बात करी, चाहे मैंने इस्टोनिया की बात करी, चाहे मैंने फिजी की बात करी। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल इस्टोनिया में रशियन पॉपुलेशन को वोटिंग का राइट नहीं दिया गया। फिजी में यदि इंडिया का कोई व्यक्ति वहां का नागरिक बनता है तो उसके वोट की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी एक फिजी इंडिजिनस व्यक्ति है उसकी वैल्यू है। तो इस आधार पे यदि हम बात करें तो आज के टाइम में एक व्यक्ति एक मत और एक कीमत की बात करी जाती है। उसके आधार पर कुछ कंट्रीज के अंदर लोगों को एक मत देने का अधिकार नहीं मिला है। तो इसको हम पॉलिटिकल इनइक्वालिटी बोलते हैं, राजनीतिक असमानता। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक मत और एक कीमत का सिद्धांत पाया जाता है। तो ये भी एक लोकतंत्र की विशेषता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।